हेलो एवरीवन, आई एम हीरल भावसार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रोटीन्स इन डिफेंस सिस्टम। मतलब ब्लड प्रोटीन्स हमारे डिफेंस सिस्टम में कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि इनेट इम्यूनिटी के टोटल 4 डिफेंस बैरियर्स है: एनाटॉमिकल बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर, ब्लड प्रोटीन्स एंड साइटोकाइंस। तो ये हमारा थर्ड है ब्लड प्रोटीन्स। एनाटॉमिकल बैरियर एंड फेगोसाइटिक बैरियर की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, और उसकी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रोटीन्स होते क्या है? तो ब्लड प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि वो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड का कोई भी एनालिसिस अगर हमें करना है तो हमें ब्लड को पहले डिवाइड करना पड़ता है, और ब्लड को जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो प्लाज्मा एंड सीरम। तो जो प्लाज्मा का पार्ट होता है ब्लड का, उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे टोटल 13 ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करते हैं, जिससे हम ब्लड प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स कह सकते हैं। ना ब्लड प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन मिलके जो वर्क करता है बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने का, उसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। और उसके जो प्रोटीन्स है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। पर जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स है वो डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होते और वो अपना काम नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए फर्स्ट उन्हें क्लीवेज करना, मतलब उसमें कहीं क्लीव करना जरूरी होता है। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को क्लीव करते हैं वो अपना काम शुरू करते हैं एक्टिवेट होके। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो इनेट इम्यूनिटी का टाइप है। जैसे कि हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी के जो हम डिफेंस बैरियर्स देख रहे हैं, तो ये इनेट इम्यूनिटी का एक डिफेंस बैरियर्स है, तो ऑब्वियसली एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये क्या काम करता है कि एंटीबॉडी की एबिलिटी को एनहेंस करेगा और फेगोसाइटिक सेल की एबिलिटी को एनहेंस करेगा। मतलब क्या करेगा, इनडायरेक्टली फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में एंटीबॉडी की प्रोसेस को वो एनहेंस करेगा, उनकी एबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक इनडायरेक्ट वर्क भी है जो हमारे डिफेंस सिस्टम में वर्क करता है। ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे लीवर में बनते हैं, प्रोड्यूस हमारे लीवर में होते हैं, और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो जैसे ही वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो उनका वर्क क्या होता है? फर्स्ट होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या प्रोसेस है कि जैसे फेगोसाइटोसिस की पूरी लेंथी प्रोसेस है, उसका जो पार्ट है एक ऑप्सोनाइजेशन की, जो हमारी बॉडी के जो ऑप्सोनिन्स होते हैं, जो हमारे जो फॉरेन सब्सटेंस है, उन्हें हमारे जो सेल है उसमें फेगोसाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। उसकी प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो उसमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में। देन उनका सेकंड वर्क क्या है कि मेकिंग अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब एमएससी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ब्लड कोई भी बैक्टीरिया वायरस सेल की सेल सरफेस पे एमएससी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया वायरस सेल को किल कर सकता है। देन एनहेंसिंग इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस होती है उन्हें एनहेंस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ये तीन काम करते हैं जब वो ब्लड स्ट्रीम में वो जाते हैं तब। देन जो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में होते हैं वो एज ए जाइमोजन, जाइमोजन मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे जब सर्कुलेशन में होते हैं तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पर जैसे ही उसमें एक बार क्लीव हो गया तो वो अपने कन्फर्मेशन चेंजेस करते हैं और उसके बाद वो एक्टिव होते हैं, और उसके बाद ही वो अपना काम कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का जो उसका काम है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का, वो एक बार जब प्रोटीन में क्लीव हो गया उसके बाद ही वो वर्क कर सकता है। अदरवाइज वो एज ए जाइमोजन ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। उसे एक्टिव करने के लिए क्लीव होना बहुत जरूरी है। ना उसके तीन मेन काम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के मेन तीन काम है। फर्स्ट है लाइसिस ऑफ सेल। कोई भी बैक्टीरिया सेल है, वायरस सेल है, ट्यूमर सेल है, कोई भी सेल जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, जिसे हमें किल करना है, तो फर्स्ट उसका लाइसिस का काम जो होता है, मतलब उसे ब्रेक करना, वो काम करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। देन सेकेंड है जनरेशन ऑफ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। मतलब इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो मेडिएटर्स वर्क करते हैं, मतलब जो प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए हेल्प करते हैं, वैसे मेडिएटर कैसे जनरेट करने हैं वो प्रोसेस भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स करते हैं। देन थर्ड है ऑप्सोनाइजेशन। जैसे कि हमने आगे भी देखा कि फेगोसाइटोसिस की जो पूरी प्रोसेस में उसमें जो ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब हमारी बॉडी के जो ऑप्सोनिन्स है जो हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को, तो वो हेल्प भी करता है कि इनहेंस करता है ऑप्सोनिन्स की एबिलिटी को। तो ये मेन तीन काम है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के। नाउ क्या है कि ये जो सीक्वेंशियल जो प्रोसेस जो चल रही है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की, वो तीन पाथवे में वर्क करती है। मतलब जैसे ही क्लीव करना है
हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से वो जब क्लीवेज होगा उसके बाद ही वो एक्टिवेट हो गए। तो उसमें क्लीवेज कैसे होता है और वो प्रोटीन्स एक्टिवेट कैसे होते हैं, उसके पूरे 3 पाथवेज है, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। अब ये जो लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें कोई एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आ जाएगा तो वो डायरेक्ट वर्क करेगा, पर क्लासिकल पाथवे में हमें एंटीबॉडीज़ की नीड होती है। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होगी उसके बाद ही क्लासिकल पाथवे वर्क करेगा। तो क्लासिकल पाथवे सेकेंड टाइम में वर्क करेगा, फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकेगा। तो हमारे लिए लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। अभी जो ये 3 पाथवेज है उनका मेन वर्क क्या होगा कि इम्यून एनहेंसमेंट। अभी C1, C2, C3 यहाँ पे जो भी है, जो हमने देखा है, वो सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। अब इसके नाम हम देखने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी प्रोसेस, इसलिए हमने इसे नंबर में डिस्क्राइब किया है। तो ये C3 है। मेन होता है कि C3 जो एक प्रोटीन है वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो उसके डायरेक्ट उसकी 3 प्रोसेस में वो वर्क करेगा। जैसे C3 एक्टिवेट हो गया ना, तो एज ए एनेफाइलोटॉक्सिन, मतलब एक टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया और वायरसेस की सेल सरफेस पे होता है और जब वो किल कर देता है उसकी सेल सरफेस पे जाके, तो वो एक एज ए टॉक्सिन काम करेगा। देन उसका सेकेंड वर्क क्या होगा कि एक्टिंग एज ए ऑप्सोनिन। जैसे कि हमने देखा कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में ऑप्सोनाइजेशन में जो ऑप्सोनिन्स वर्क करते हैं, तो वो एज ए ऑप्सोनिन वर्क करेगा। देन थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द मेक कॉम्प्लेक्स, मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो बैक्टीरिया और वायरसेस की सेल सरफेस पे ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने के बाद वो बैक्टीरिया या वायरस से अपने आप ही किल हो जाता है। तो जैसे ही C3 एक्टिवेट होगा तो डायरेक्टली ये 3 प्रोसेस से हमारी बॉडी को डिफेंस मिलेगा। तो हमारा ये जो 3 पाथवे, क्लासिकल, लेक्टिन एंड अल्टरनेटिव पाथवे, उनका मेन पर्पस यही होगा कि C3 को एक्टिवेट करना है, क्योंकि C3 जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो ये तीनों प्रोसेस हो जाएगी। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे कहाँ स्टार्ट होता है कि जैसे ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रीन कलर का जो है वो हमारा एंटीजन है, माइक्रोब है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और उसके साथ हमारी एंटीबॉडीज अटैच हो गई। जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो गई, वो C1 प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1, उसे एक्टिवेट करता है। और हमने जैसे आगे देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कोई भी हो तो वो जब तक क्लीव नहीं होता तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता। तो C1 अब डिवाइड होकर C2 एंड C4 बनाता है, और C2 और C4 में क्लीव होता है। तो C2 में जैसे क्लीव होगा तो वो C2A एंड C2B में डिवाइड होगा, और C4 में जैसे क्लीव होगा तो वो C4A एंड C4B में डिवाइड होगा। अभी जैसे C2 एंड C4 क्लीव होकर डिवाइड हुए, तो C2 एंड C4B एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो डायरेक्टली C3 को एक्टिवेट करता है। तो हम कोई भी ये तीनों में से कोई भी पाथवे देखेंगे तो उसमें जब भी C2 एंड C4B कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा तो वो डायरेक्टली C3 को एक्टिवेट कर देगा। देन अदर उसकी कोई प्रोसेस की नीड नहीं है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना C3 अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब C3 एक बार बन गया तो वो अपने आप को क्लीव करेगा C3 एंड C3B में। जैसे ही वो क्लीवेज हो गया तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब क्लीव होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो C3 एक्टिवेट हो गया क्लीव होके, तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा, साइटोलाइसिस करेगा, ऑप्सोनाइजेशन एंड डीग्रेनुलेशन। तो क्लासिकल पाथवे यहाँ खत्म हो गया। देन सेकंड है अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि माइक्रोब्स होते हैं जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ अटैच होते हैं जो एंटीजन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये लिपिड काटे उसे फैक्टर्स की नीड होती है। तो उनमें 3 फैक्टर्स होते हैं, बी फैक्टर, डी फैक्टर एंड पी फैक्टर। इसमें हमें कोई एंटीबॉडीज की नीड नहीं, और ये प्रोसेस सिंपल है कंपेयर टू अदर दो पाथवे। तो जैसे ये फैक्टर्स आके बाइंड हो गए एंटीजन के साथ तो वो डायरेक्टली C3 को एक्टिवेट कर देंगे। इसमें कोई C1, C2, C4 किसी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जैसे ये फैक्टर्स आके एंटीजन के साथ बाइंड हुए, C3 अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, और C3 एक्टिवेट होने के बाद वो क्लीव होगा C3 एंड C3B में, और वो अपना काम शुरू कर देगा, ऑप्सोनाइजेशन, साइटोलाइसिस एंड डीग्रेन्युलेशन। तो यहाँ अल्टरनेटिव पाथवे खत्म होता है। नाउ थर्ड है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे थोड़ा लेंथी है। ये क्या होता है कि लीवर में जो मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन होता है, MBL प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, वो जब एंटीजन के साथ बाइंड होगा तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। और ये जो मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है वो कुछ ही माइक्रोब्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इन्फ्लुएंजा, HIV, स्ट्रेप्टोकोका, ये साल्मोनेला, ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया है, कुछ टाइप के जो माइक्रोब्स है उन्हीं में प्रेजेंट होता है, तो इन्हीं में ये पाथवेज वर्क करेगा। तो जैसे ही एंटीजन के साथ ये मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन आके अटैच होगा तो वो क्या करेगा, C2 एंड C4 एक्टिवेट करेगा, और C2 और C4 को एक्टिवेट होने के लिए उसे C2A, C2B और C4 को C4A, C4B में कन्वर्ट करेगा।
और जैसे कि हमने आगे के क्लासिकल पाथवे में भी देखा था कि जैसे ही C2 एंड C4 भी अपना कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली वो C3 को एक्टिवेट कर देंगे। तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे डायरेक्ट क्लासिकल पाथवे पे चला जाएगा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना C2A C4B का, वो डायरेक्ट क्लासिकल पाथवे में चला जाएगा, तो C3 एक्टिवेट हो जाएगा। C3 एक्टिवेट होने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा क्लीव होकर C3 एंड C3B में, और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। डीग्रेन्युलेशन है, साइटोलाइसिस एंड ऑप्सोनाइजेशन। तो जैसे हमने देखा कि ये तीनों जो पाथवे है पूरे, वो डायरेक्टली वर्क करते हैं C3 को एक्टिवेट करने का, और C3 डायरेक्ट वर्क करता है एज अ डिफेंस सिस्टम में। तो ये तीनों पाथवे का मेन वर्क है कि C3 को एक्टिवेट करके हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आप पेड असाइनमेंट्स या नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा पे हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।